हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम समझेंगे दुनिया की सबसे आसान डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। पूरी स्ट्रैटेजी जो है इंडिकेटर बेस्ड होने वाली है। ये इंडिकेटर सेट करने के बाद आपको कोई भी दूसरा इंडिकेटर, कोई भी दूसरा कंफर्मेशन, किसी की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप से ही बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स फाइंड आउट कर पाओगे और इंट्रा डे के अंदर काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट्स बना के निकल जाओगे। तो फर्स्ट इंडिकेटर की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट इंडिकेटर रहेगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड अब क्या इंडिकेटर है वो समझेंगे। सबसे पहले सारे पिवट्स आपको दिख रहे होंगे। नंबर ऑफ पिवट्स हम चेंज कर देंगे 5 से, और सेंट्रल पिवट को हम ब्लैक कर देंगे। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं पिवट्स क्या है और किस तरीके से काम। अभी एग्जांपल के लिए गोल्ड का चार्ट है। अभी इस चीज़ पे मत ध्यान देना कि क्या चार्ट है क्या नहीं है, जो इंडिकेटर है उसको समझने की कोशिश करना। ये पी लिखा हुआ है, ये होता है सेंट्रल पिवट। प्राइस अगर इसके ऊपर है तो बायस जो रहती है प्राइस की वो अप साइड की रहती है। प्राइस अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा होता है इस तरीके से जैसे यहाँ पर था, तो बायस जो रहती है प्राइस की वो डाउन साइड की रहती है। तो ये हमने समझ लिया कि सेंट्रल पिवट के ऊपर प्राइस है तो हम अप साइड के ट्रेड्स के बारे में देखेंगे, और इसके नीचे प्राइस है तो हम डाउन ट्रेंड के ट्रेड्स को प्लान करेंगे या फिर फाइंड आउट करने की कोशिश। फिर ये R1, R2, R3, R4 ये आपके रेजिस्टेंस एरियाज हैं। डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो S1, S2, S3 ऐसे करके 5 सपोर्ट एरियाज डाउन साइड में मिलेंगे और 5 रेजिस्टेंस एरियाज आपको अप साइड में मिलेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसकी कोई सेटिंग आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लिखना है इंडिकेटर वाली टैब में और ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे लग जाएगा। तो फर्स्ट हो गया पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। अब इसको समझते हैं हम सबसे पहले इंट्राडे बेसिस पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। हर चार्ट पे ये स्ट्रैटेजी चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि गोल्ड पे चलेगी और निफ्टी पे नहीं चलेगी, निफ्टी पे चलेगी और क्रिप्टो पे नहीं चलेगी, हर जगह चलेगी। आज के चार्ट के और आज के निफ्टी के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से हम पिवट्स को समझते हैं कि किस तरीके से, अगर हम सिर्फ पिवट्स को ही यूज़ करते तो आज का ट्रेडिंग सेशन हम कितने इजीली ट्रेड कर पाते। और फर्स्ट चीज़ हमें क्या नज़र आ रही है कि प्राइस जो है वो पिवट के नीचे ओपन हुआ है और अपने सपोर्ट 1 के भी नीचे ओपन हुआ है। तो फर्स्ट कैंडल काफ़ी बढ़िया नेगेटिव मिलती है, सेकंड कैंडल भी काफ़ी अच्छी नेगेटिव मिलती है। फर्स्ट सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है, सेकंड भी ब्रेक हो जाता है। बट प्राइस ने सपोर्ट कहाँ फाइंड आउट किया? पिछले दिन का जो S3 का एरिया था उसके आसपास से कहीं ना कहीं प्राइस ने एक सपोर्ट फाइंड आउट किया और अपने S2 को रिकैप्चर करने की कोशिश की। फर्स्ट पुल बैक को जनरली हमें नहीं लॉन्ग करना होता है। फर्स्ट पुल बैक के बाद थोड़ा करेक्शन का वेट करेंगे और फिर जब फाइनली ये वाला हाई जब ब्रेक होता है तो यहाँ पर कहीं ये रिवर्सल कंफर्म माना जाता है। तो अब इससे हमें क्या बेनिफिट मिला कि आज के ओपनिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस पिवट के तो काफ़ी नीचे है, सपोर्ट 1 के भी नीचे है, सपोर्ट 2 के भी नीचे है। तो हम क्या वेट करेंगे कि एटलीस्ट अगर हमें रिवर्सल भी ट्रेड करना है तो भी हम सपोर्ट 2 का रिकैप्चर होने का वेट करेंगे, जो कि हुआ है इस कैंडल के ऊपर। यहाँ भी हुआ है बट फिर एक पुल बैक आया, बट प्रीवियस लो ब्रीच नहीं हुआ। तो मतलब ये एक हायर लो सेट इन हुआ, ये एक लोअर लो है, ये एक हायर लो है, और फिर नेक्स्ट लो इससे भी हायर लो है। तो इससे एक अप ट्रेंड इस्टेब्लिश हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट पुल बैक जो था वो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम के साथ था। सेकंड पुल बैक में थोड़ी लो वॉल्यूम थी। तो जैसे ही ये एरिया क्लियर हुआ इस रनिंग कैंडल में एंट्री प्लान की जा सकती थी। क्यों? क्योंकि प्राइस ने स्लोली एंड स्टेडीली सपोर्ट 2 को रिकैप्चर किया। तो यहाँ से सपोर्ट 2 को रिकैप्चर किया तो फर्स्ट टारगेट हम कहाँ का रख सकते हैं? सपोर्ट 1 का। प्राइस सपोर्ट 2 से निकलेगा तो सपोर्ट 1 को तो रिकैप्चर या रीटेस्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा, जैसा कि हुआ भी। ये यहाँ से कंप्लीट होता है। एक पुल बैक आता है क्योंकि डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है।
डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है तो उसके बाद एक पुल बैक बनेगा, और जैसे ही फिर न्यू डे हाई निकलेगा तो एक फर्दर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब जब आपने नोटिस किया होगा काफ़ी टाइम कि जब भी मार्केट गैप डाउन या गैप अप खुलती है तो वो बेशक सेकंड हाफ में ही जाके इस गैप को फिल करे, बट करती ज़रूर है। मतलब 10 में से 8 बारी गैप फिल ज़रूर होता है। 2 बारी ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत कोई क्रेज़ी न्यूज़ आ जाएगी या फिर कुछ बहुत ऐसा अनफोर्सीन इवेंट हो जाएगा तो फिर गैप फिल नहीं होते हैं, फिर वो लेटर ऑन किसी और सेशन में होते हैं। बट जनरली अगर हम देखें कि नॉर्मल मार्केट कंडीशंस है, कुछ बहुत ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ नहीं हो रखी है, तो इंट्रा डे बेसिस में ही जो भी गैप बनता है, बेशक अपसाइड में बने गैप अप के कारण से या फिर डाउन साइड में बने गैप डाउन के कारण से, वो इंट्रा डे में ही फिल हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पर एक अपसाइड की एंट्री को प्लान किया जा सकता है विद स्विंग लो का एसएल, और इसको ट्रेल किया जा सकता है एटलीस्ट ये गैप फिल होने तक। तो ये अगर आप देखोगे तो ये आपको एक स्ट्रेच में मिला है। इसके अंदर हमने कोई और अलग इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अभी जब मैं आपको बाकी इंडिकेटर्स बताऊंगा तो आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि जितनी अभी हमें लग रहा है कि भाई एंट्री तो यहाँ भी हो सकती थी यार, एंट्री तो यहाँ भी हो सकती थी कि इसने रिकैप्चर कर लिया है S2 को, यहाँ भी हो सकती थी इसने रिकैप्चर कर लिया है बट उसके बाद तो नीचे आया, यहीं क्यों करेंगे हम एंट्री। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का बेसिक भी सीखना पड़ेगा। जब तक कोई प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो नहीं ब्रेक होता, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, तब तक हम रिवर्सल प्लान नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इससे आपको ये पता लगा होगा कि पिवट पॉइंट से हमें एक सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का एरिया मिल जाता है ऑटोमेटिकली। इसके लिए हमें कोई स्पेशल मेहनत नहीं करनी पड़ती। पिछले सेशन के अंदर देखते हैं कि कैसे यूज़ कर सकते थे हम पिवट को। तो फर्स्ट कैंडल जो ओपन होती है काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। सेकंड कैंडल के अंदर एक इनडिसीजन कैंडल बनती है, और थर्ड कैंडल फाइनली इनडिसीजन कैंडल का लो ब्रेक करती है और क्लोजिंग करती है फर्स्ट कैंडल के 50% के नीचे, पिवट के भी नीचे करती है। तो अब यहाँ पर किस तरीके से प्लान किया जा सकता था इस केस के अंदर, आप यहाँ पर जैसे ही ये 50% के नीचे हमें लार्ज बॉडीड कैंडल से क्लोजिंग मिलती है तो हम पिवट के, और ये जो प्रीवियस रेंज आइज थी पिछले दिन के सेशन का, जो एक रेंज आइज था जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, उसको हम अपना एसएल रख के फर्स्ट टारगेट रख सकते थे S1 के लेवल तक का। कि आप जब इन इंडिकेटर्स को यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि इनकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक के बहुत बढ़िया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आपने सिंपल एक इंडिकेटर का यूज़ करके 1:1.6 के रिस्क रिवॉर्ड का एक ट्रेड कैप्चर किया विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी अनसर्टेनिटी। पिछले दिन के सेशन में अगर आप देखोगे कि किस तरीके से बिहेव किया, कहीं ना कहीं मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है, एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाती है, पिछले दिन के पिवट से रिजेक्शन शो करती है, और करंट डे के पिवट के नीचे आके क्लोजिंग देती है। तो यहाँ से एक शॉर्ट साइड की एंट्री बन सकती है। फर्स्ट टारगेट S1 का रहेगा, S1 भी ब्रेक हो जाएगा तो प्राइस स्लोली एंड स्टडीली मूव करेगा S2 के लेवल पे, और किसी कारणवश ये एरियाज भी टूटेंगे तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया के आसपास आपको प्राइस आता हुआ दिखेगा। पिछले 4 से 5 दिनों के पिवट रेंजेस आप लगा के रखो अपने चार्ट पे, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक अच्छा जोन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट बन के मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप काफ़ी अच्छे से ट्रेंड को समझ सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि पिछले पूरे हफ्ते का पिवट जो है वो डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा है। 31 तारीख का जो सेंट्रल पिवट था वो 25,918 के रेट पे था। 3 नवंबर का जो सेंट्रल पिवट था वो 25,795 के रेट पे था। फिर 4 तारीख का पिवट 25,733 के रेट पे था। 6 तारीख का पिवट 25,654, और आज का पिवट 25,560। तो यहाँ पर काफ़ी इजीली आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि पिवट डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। तो यहाँ पर जब भी किसी पिवट को या फिर सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके और रीटेस्ट करता है
वहाँ पर आप एक शॉर्ट साइड की एंट्री बनाओगे, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड करके काम कोई फ़ायदा नहीं है। आप विद द ट्रेंड रहोगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के सेटअप्स मिलेंगे। तो ये सेंट्रल पिवट था। अब नेक्स्ट इंडिकेटर जो है उसको ऐड कर लेते हैं और उसको समझेंगे। आप सभी लोगों ने ये यूज़ किया होगा, कोई बहुत मैजिकल इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे EMAs, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल। 3 मूविंग एवरेजेस का यूज़ करेंगे हम। 3 मूविंग एवरेजेस हमने के अंदर ऐड करनी है। मूविंग एवरेज ऑफ 8, इसका कलर आप कर सकते हो ग्रीन। नेक्स्ट जो मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे हम, वो रहेगी आपकी 20, इसका कलर आप पर्पल कर सकते हो। और थर्ड जो मूविंग एवरेज रहेगी वो रहेगी 50 की, इसका कलर आप कुछ भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर रेड कर रहा हूँ। अब समझते हैं कि पिवट के साथ साथ हम EMA को कैसे यूज़ करें जिससे हमारी एंट्रीज और प्रिसाइज हो जाए। आज के सेशन में समझेंगे पहले और फिर कल के सेशन में समझेंगे। अब आज के सेशन में हमने क्या देखा कि क्लोजिंग हमें काफ़ी नेगेटिव मिलती है। फर्स्ट कैंडल सपोर्ट ब्रेक करती है, सेकंड कैंडल भी सपोर्ट ब्रेक करती है, और फिर थर्ड फोर्थ कैंडल ऑनवर्ड्स प्रीवियस सपोर्ट एरियाज को रिस्पेक्ट किया जाता है, और एक लार्ज वॉल्यूम कैंडल मिलती है जो EMA 8 के ऊपर हमें क्लोजिंग देती है। बट क्लोजिंग मिलने के बाद हमें एक फॉलो थ्रू कैंडल भी चाहिए होती है अगर हमें अग्रेसिव एंट्री प्लान करनी है। बट यहाँ पर फॉलो थ्रू नहीं आया। फॉलो थ्रू ना आकर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, एक हायर लो सेट इन हुआ, और फिर से EMA को रिकैप्चर किया इस कैंडल के अंदर, जो कि है आपकी 9:25 की कैंडल। यहाँ पर एंट्री होती है, फिर रेजिस्टेंस लेता है EMA 20 से, EMA 8 का रीटेस्ट होता है, और एक कंफर्मेशन कैंडल आती है 9:11 के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे EMA 8 ने EMA 20 को अपसाइड में कट कर दिया है, तो मतलब अप ट्रेंड का इनिशिएशन हो चुका है। तो जो हमने बात की थी कि इस कैंडल पे हमने एंट्री क्यों की, उसका रीज़न आपको यहाँ पर मिल गया होगा कि जो EMAs डाउन साइड में थी वो EMAs यहाँ पर रोल ओवर हो चुकी थी, और एक परफेक्ट कंडीशन थी जहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली सेटअप बन रही थी। किस रीज़न से? यहाँ पर आपको दो कन्फर्मेशन मिली, एक तो S2 था, और फिर EMA 8 ने EMA 20 के ऊपर कट कर दिया, तो यहाँ पर एक बाय ट्रिगर हुआ, प्रीवियस हाई भी क्लियर हुआ, ये रेंज भी क्लियर हुई। तो प्राइस एक्शन में भी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर दिखा, EMAs भी रोल ओवर हो गई, और S2 भी था। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपके ट्रेड की काफ़ी इंप्रूव हो जाती है, और आपको एंट्री के लिए कोई बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं करनी पड़ती है। एंट्री आपकी यहाँ भी बन सकती है, बट वो आप प्रोफेशनली तभी कर पाओगे जब आप इन इंडिकेटर्स को और इन कॉम्बिनेशंस को बार बार ट्राई एंड टेस्ट कर लोगे, पेपर ट्रेड्स करोगे इसके ऊपर। जब तक आप इसके ऊपर 50-100 ट्रेड्स नहीं प्लान करोगे, इसको इंट्राडे में मॉनिटर नहीं करोगे, तब तक इस पे हाथ नहीं बैठेगा। बट काफ़ी इजी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको बहुत बढ़िया एंट्रीज मिलेंगी, बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस मिलेंगे, और बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मिलेंगे। इस तरीके से जब तक ये इनवैलिड ना हो, जैसे कि यहाँ पर लार्ज रेंज कैंडल्स ने आके इनवैलिड किया और फिर पूरा प्राइस साइडवेज हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम आप सिर्फ और सिर्फ ये EMAs के बेसिस पे ट्रेलिंग कर सकते हो। अब प्रीवियस सेशन को समझते हैं। आज का हमने समझ लिया, पिछले सेशन का और समझते हैं। यहाँ पर क्या था, सबसे ऊपर रेड वाली जो EMA है आपकी, वो है EMA 50। फर्स्ट ग्रीन कैंडल ने सारी EMAs को और पिवट को भी क्लोज करके, क्रॉस करके क्लोज किया। यहाँ भी हमें अगर एक फॉलो थ्रू कैंडल मिल जाती तो उसके बाद हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करते, और पिवट के एरियाज़ के आसपास आके अगर कोई हैमर बनता या फिर कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती, तो यहाँ से फिर अपसाइड के प्लानिंग करते। बट क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ी बनाने के बाद सेकंड कैंडल में ही रिजेक्शन आती है, और थर्ड कैंडल के अंदर पिवट को रिजेक्शन मिलता है, आपकी EMA 50 को रिजेक्शन मिलता है। तो जहाँ पर दो चीज़ों का कन्फर्मेशन आ जाए, वहाँ पे आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, पिवट को भी कट करके क्लोज किया और EMA 50 को भी कट करके क्लोज किया। जब प्राइस EMAs के नीचे ट्रेड करता है तो EMAs काम करती हैं एज अ रेजिस्टेंस, और जब प्राइस EMAs के ऊपर रिकैप्चर कर लेता है तो ये काम करती है एज अ सपोर्ट एरिया। सेम बात, सेम लॉजिक लगता है पिवट रेंजेस पे, कि जब प्राइस पिवट के नीचे होगा तो पिवट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और जब इसके ऊपर होगा तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो पिछले दिन के सेशन में भी थर्ड कैंडल ऑनवर्ड्स ही आप एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे और S1 तक का इजी टारगेट लेके जा सकते थे। उसके बाद जब कैंडल्स इस तरीके से साइड बाय साइड प्रिंट होने लग जाती हैं तो इसके लिए इसको बोलते हैं सेलर का रेंज। यहाँ पर ऑप्शन बायर का कोई काम नहीं होता। ये एक एक दो दो कैंडल्स के मोमेंटम अगर आप पकड़ने जाओगे तो वो लॉजिकल रहता है सिर्फ स्कैल्पिंग के अंदर, और स्कैल्पिंग के लिए अकाउंट साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए। आपका छोटा अकाउंट साइज़ है तो आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को अप्रोच करो, जो कि ये स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको और पिछले दिन के सेशंस में भी देखते हैं। एक EMAs का बेसिक रूल है कि जब भी EMAs ऐसे साइड बाय साइड होंगी तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन रहता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पिवट भी है, प्रीवियस सपोर्ट एरिया भी है, नीचे भी एक सपोर्ट है, और EMAs बिल्कुल एक के ऊपर एक है। तो ये कंसोलिडेशन रेंज है और ये काम करने का ये पूरा रेंज है एक सेलर का रेंज। यहाँ पर ऑप्शन बायर का या फिर फ्यूचर्स करने वालों का कोई काम नहीं है। जब इस तरीके के रिजेक्शंस मिले जहाँ पर EMAs जो आपकी हैं वो ट्रेंडिंग हो जाए और एक दूसरे से दूर जाने लगे, तो वहाँ पर आप समझो कि एक ट्रेंड इस्टेब्लिश होने लगा है और उस फेवर में फिर आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट इंडिकेटर को ऐड करते हैं। उसके बाद एक्यूरेसी आपकी और ज़्यादा प्रिसाइज होने वाली है और तरीके से आप चीज़ों को प्लान कर पाओगे, एक अलग ही व्यू लेके आओगे। प्रीवियस डे हाई लो, जॉश ट्रेड्स ने ये पोस्ट किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे। तो जॉश ट्रेड्स वाला प्रीवियस डे हाई लो को आप सेलेक्ट करो और अपने चार्ट के ऊपर लगा लो। अभी के लिए थोड़ा इजी करने के लिए मैं EMAs को रहने देता हूँ, पिवट्स को एक बारी के लिए हटा रहा हूँ। और अब आपको ये देखना है, ये जो आपको ग्रीन लाइंस प्लॉट होती हुई दिख रही है ये है पिछले दिन के हाइज। मतलब आज के सेशन में जो ग्रीन लाइन है ये कल का हाईएस्ट पॉइंट था, और जो रेड लाइन है ये कल का लोएस्ट पॉइंट था। तो प्राइस अगर पिछले दिन के लो के नीचे सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर हम इसको प्राइस को नेगेटिव बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर प्राइस नेगेटिव था, तो यहाँ पर जितने भी लोग ऐसे होंगे जो BTST के अंदर पुट्स कैरी करके गए होंगे उनको आज काफ़ी बम्पर प्रॉफिट मिला है। उससे पिछले दिन का देखेंगे तो पिछले 4 नवंबर का अगर आप प्राइस एक्शन देखो, फर्स्ट कैंडल आपको दिखती है नेगेटिव, EMAs ट्रेंडिंग हो जाती है और प्रीवियस डे के हाई के काफ़ी नीचे प्राइस है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी एविडेंटली दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है। तो यहाँ पर आप कहीं भी लॉन्ग नहीं करोगे, और अगर ये नहीं होगा तो आपको ये कैंडल पे भी लॉन्ग दिखेगा। यहाँ भी आप बोलोगे कि बुलिश इनगल्फिंग बन गया है, यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड बना लेता हूँ, यहाँ भी बोलोगे बुलिश इनगल्फिंग बन गया है, अपसाइड का ट्रेड बना लेता हूँ। तो इंडिकेटर्स ना यूज़ करना कोई फ्लेक्स की बात नहीं है। अगर आप इंडिकेटर यूज़ करके अपनी टाइमिंग और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हो, अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, तो इनको यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। लोगों ने इंडिकेटर्स के खिलाफ आपको इसलिए नेगेटिव किया हुआ है ताकि आप उन पे डिपेंडेंट रहो, ताकि आप कुछ सीख के सेल्फ डिपेंडेंट ना बन जाओ। तो इंडिकेटर्स से बैर मत करो, इंडिकेटर्स आर ऑल्सो योर फ्रेंड जस्ट लाइक द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको काफ़ी एविडेंटली दिखता है कि बेशक कैंडल्स इनगल्फिंग बन रही है या कुछ भी बन रही है, बट जो हमारी 50 का मूविंग एवरेज है उससे नीचे नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो आप हर बुलिश कैंडल के बाद शॉर्ट प्लान करोगे, हर बुलिश कैंडल के बाद शॉर्ट प्लान करोगे और काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप प्लान कर पाओगे। इस तरीके की कैंडल देख के अगर आप बिना इंडिकेटर के काम कर रहे हो तो आप यहीं पर बाय कर लेते हो और फिर बोलते हो कि मैंने तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया था और जहाँ पर मैंने खरीदा वहीं से गिर गया। तो इस तरीके से इसलिए होता है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो इंडिकेटर को यूज़ करो, इनसे बैर मत करो।
अगर आप यहाँ पर इंडिकेटर के साथ चल रहे हो तो आपको दिखेगा कि भाई पिछले दिन भी प्राइस नेगेटिव था, आज भी अगर देखें तो जब तक ये एरिया नहीं निकलेगा तब तक बुलिश नहीं हो सकता है। और तीसरी कैंडल के अंदर ही हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर मैंने अभी पिवट हटा दिया है, वरना आपको काफ़ी तरीके से यहाँ पर पिक्चर क्लियर हो जाती कि भाई पिछले दिन का पिवट अपसाइड में था, आज नीचे आया है, रिजेक्शन कैंडल है, तो यहाँ पर आप बहुत प्यारा एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करोगे। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आके अपना चार्ट चेंज करते चलना है। मैं अभी बाकी चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर ये 5 इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी है, 3 इसमें हमने ईएमए यूज़ करी है, एक पिछले दिन का हाई और लो यूज़ किया है, और एक पिवट ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड वाला पिवट पॉइंट्स यूज़ किया है। तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे इंडिकेटर्स नहीं है जो आपको यूज़ करने में या समझने में मुश्किल होए। पिवट एरियाज आपको देंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये S1 S2 R1 R2 लिख के देगा। ईएमएज आपको पता ही है कि पिछली, जैसे 8 का ईएमए हम यूज़ कर रहे हैं, 20 का यूज़ कर रहे हैं, 50 का यूज़ कर रहे हैं, तो ये पिछले 8, 20 और 50 कैंडल्स का एवरेज प्राइस है। और प्रीवियस डे हाई लो, पिछले दिन का हाई और लो एरिया आपको दिखाएगा। तो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड इंडिकेटर्स हैं, इसको एक 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। बट अगर आप इसको सिंसियरली कुछ दिन तक फॉलो करोगे, इसके ऊपर 50 से 100 ट्रेड्स जर्नल करके अपनी कॉपी में लिख के प्रॉपर एंट्री एग्जिट प्लान करके अगर करोगे एग्जीक्यूट, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि मार्केट्स में ट्रेड करके पैसा बनाना कितना इजी है। बट डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना अंधाधुंध अगर आप ट्रेड्स प्लान करोगे कि किसी की टिप सुन लोगे, किसी का वीडियो देख लोगे, उसके बाद आप अपना ट्रेड कर लोगे जाके, तो वो सब चीज़ें तो बहुत मुश्किल है, उसके सहारे तो काम नहीं होने वाला है। कोई ना कोई स्ट्रेटजी आपको फाइनलाइज करनी पड़ेगी और उसके ऊपर कम से कम 100 ट्रेड्स करने पड़ेंगे, ताकि आपको कन्विक्शन आ पाए कि हाँ भाई ये चीज़ें काम करती हैं। तो अब इसको हम देखते हैं अलग अलग चार्ट्स के ऊपर। निफ्टी सेंसेक्स वगैरह सब सेम है, इसको हम देखते हैं नेचुरल गैस पे क्या ये काम करती है। नेचुरल गैस के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आज के दिन को डिस्कस करते हैं। नेचुरल गैस वैसे आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखोगे तो काफ़ी अच्छे एक्सप्लोसिव मोमेंटम के अंदर है। अब ये स्ट्रैटेजी की ब्यूटी ये है कि इसको आप बेशक इंट्राडे में यूज़ करो, बेशक इंट्रा वीक में, बेशक इंट्रा मंथ में, ये आपको सेम रिजल्ट्स देगी, सेम तरीके से फॉलो होगी हर टाइम फ्रेम पे। तो आज की समझते हैं। कल का क्लोजिंग प्राइस है, ये आज का पिवट है। प्राइस की ओपनिंग होती है इधर, कल के हाई को टेस्ट करता है और प्राइस अपसाइड में ही कंटिन्यू करता है। R2 के आसपास से जाके एक बढ़िया रिजेक्शन कैंडल बना के थोड़ी देर सस्टेन करके ब्रेकडाउन देता है और अपने पिवट को टेस्ट करता है। जैसे ही पिवट पे प्राइस आता है, कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करता है और फिर से अपसाइड में मोमेंटम करता है। तो इस तरीके से आप बहुत बढ़िया ट्रेड्स। अब बेशक नेचुरल गैस बुलिश था, बट आपको ये दिखेगा कि भाई R2 को ब्रेक तो कर दिया, बट फॉलो थ्रू कैंडल नहीं आया। 3 कैंडल साइडवेज बनाई, फिर एक रिजेक्शन कैंडल आया। तो यहाँ पर जब आपने देखा कि EMA 20 और EMA 8 बिल्कुल क्लोजली ट्रेड कर रही है, जैसे ही इसका क्रॉसओवर मिला, यहाँ पर आपकी एक शॉर्ट ट्रिगर हो सकती है। और फिर आप रिस्क रिवॉर्ड देखो कि किस लेवल का रिस्क रिवॉर्ड इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको मिलता है। प्रीवियस स्विंग हाई को आप अपना SL रखोगे और इसको ट्रेल करोगे जब तक ये इनवैलिड नहीं हो रहा है। ये इनवैलिड कहाँ हुआ है वो भी समझेंगे, और कैसे उससे भी बेटर एग्जिट लेनी है वो भी समझेंगे। जैसे ही इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, EMA 8 के ऊपर, वैसे ही ये इनवैलिड हो गया। और थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेलिंग करनी है तो EMA 20 के बेसिस पे आप इसको कट करो। और यहाँ पर आपके सामने है 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड, जो कि अगेंस्ट द ट्रेंड है। जब आप विद द ट्रेंड बैठोगे तो आपको बहुत सॉलिड मूवमेंट मिलने वाली है। जैसे कि हम 3 दिन पहले चलते हैं, कल का दिन पूरा रेंज बाउंड था। यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको काफ़ी आसानी से ये चीज़ नोटिस में आएगी कि भाई पिवट ये है, EMAs बिल्कुल क्लोजली ट्रेड कर रही है, ये रेजिस्टेंस एरिया भी पास में है, तो आज के दिन में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं होने वाला है।
तो आप ऐसे दिनों को खुद ही इग्नोर कर दोगे देखते ही। उससे पीछे उससे पीछे चलते हैं, वहां पर समझते हैं कि ट्रेंडिंग डेज पे कैसे आपको ये बढ़िया एंट्रीज देते हैं। ईएमएज को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, काफ़ी पहले डाली थी, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो ईएमए की जो रूल्स होते हैं कि ईएमए को हम कैसे ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि पिवट ये है, प्रीवियस डे हाई ये है, और कैंडल की ओपनिंग हुई है कहीं ना कहीं बिटवीन द ईएमएज। तो प्राइस जब बिटवीन द ईएमएज रहता है तो हम उसको एक नो ट्रेडिंग जोन में रखते हैं। जैसे ही ईएमएज से दूर जाने लगता है तो यहाँ पर एक ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे यार पिवट को ब्रेक कर दिया तो भाई S1 तक जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए S1 तक? ये प्रीवियस डे का जो एक सपोर्ट जोन है, इसकी अहमियत को क्यों आप भूल रहे हो? इसको भी आपको इम्पोर्टेंस उतनी ही देनी है। अब ये जो रेजिस्टेंस था पिछले दिन का, रेजिस्टेंस का आपको रूल पता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट। अब यहाँ पर पिछले सेशन में रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, प्राइस ने क्लोजिंग कहीं ना कहीं हाईज पे ही दी। नेक्स्ट डे गैप डाउन खुलता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, और स्लोली एंड स्टडीली कंसोलिडेट करके बड़ा मोमेंटम देके फिर पुल बैक पे आता है। और यहाँ पर एंट्री देकर अल्टीमेटली आपको, जहाँ पर सारी ईएमएज आपकी रोल ओवर हो चुकी है और अपने से एक दूसरे से दूर जाके मूव करने लगी है, तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया एंट्री देता है और बढ़िया मोमेंटम करता है। तो इस तरीके के ट्रेड्स आप इस सेटअप से अगेन एंड अगेन ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एंड डिफरेंट एसेट क्लासेस काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखते हैं यूएस मार्केट पे ये स्ट्रेटजी काम करेगी कि नहीं। आज के दिन में यूएस मार्केट को देखते हैं। गैप डाउन खुला हमारे निफ्टी की तरह, S1 को ब्रेक किया, S2 को ब्रेक किया, प्रीवियस डे के सपोर्ट एरिया से एक बाउंस आया, बट S1 से फिर से रिजेक्शन। अब इसका भी वही रूल है, सपोर्ट ब्रेक हो गया तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, और यहीं से फिर से रिजेक्शन देखने को मिली और एक ट्रेंडिंग मूव मिला। फिर से प्राइस ने S2 को ब्रेक किया, सपोर्ट कहाँ से फाइंड आउट किया? पिछले दिन के S5 से। तो इन एरियाज़ को हमें काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी है। और ट्रेंडिंग जो मूवमेंट्स हैं, जब प्राइस इस तरीके से बिटवीन द ईएमएज हो तो यहाँ पर आपको अवॉइड करना है। बट जैसे ही आपके फेवर में आना स्टार्ट करता है तो आप एक कैलकुलेटेड एरियाज से बढ़िया मोमेंटम्स कैप्चर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर रिजेक्शन मिला तो आप स्विंग हाई पे अपना एसएल रखो और प्रीवियस सपोर्ट जोन तक का अपना टारगेट रखो। तो यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट 1:2.2 का एक रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिला बाय सिंपली यूजिंग पिवट्स, ईएमएज और आपका पिछले दिन का हाई लो। पिछले दिन के लो के नीचे अगर प्राइस खुल रहा है तो यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी चलेगी। तो इसी तरीके से ये सारी इंडिकेटर की सेटिंग्स आप अपने चार्ट में करो, इसको यूज़ करो। कुछ दिन समझ नहीं आता है तो आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो, मैं आपको एक पूरा प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा। वैसे मैंने काफ़ी फुर्सत से समझाने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को एक बारी में ही समझ में आ जाए और आप इसको यूज़ करके कल से ही पैसे बनाना स्टार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।